Hello friends, welcome to our exam, a free, a, a free educational platform. Okay, if in this video we are discussing standard material MCQ for part 5 and some basic concepts related to questions. दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको हमारे अब जो भी अपकमिंग एग्जाम हो इंजीनियरिंग रिलेटेड उसके बारे में और हमारी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड्स, देयर फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ विड्थ बी एंड हाइट h इज being used as a cantilever. The loading is in a plane parallel to the side B. The section modulus. Okay. फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे सेक्शन मॉडुलस पूछा गया है। इस क्वेश्चन की खास बात, इस क्वेश्चन में कुछ आप खास बात देखेंगे वो ये है कि जो इसमें लोडिंग है वो प्लेन पैरेलल टू द साइड बी। ओके, हमें क्वेश्चन को जरा सोल्व करते हैं, समझाते हैं किस तरीके से वही क्वेश्चन। जो हमारा सेक्शन मॉडुलस होता है जनरली डिनोट करते हैं जेड से। जेड इज इक्वल टू द आई बाय वाई, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। मान लो अगर इस तरीके का कोई लोडिंग है, सपोज करते हैं ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम में इस तरीके का कोई लोडिंग लगा हुआ है, सपोज करो, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये इस तरीके से मैं बीम को इसे पीछे की तरफ लेके जाऊं इस तरीके से तो ये आपका बी हो जाता है, ये आपका एच हो जाता है। तो ये अलोंग द हाइट है, जो आप ये लोड देख रहे हैं ये अलोंग द हाइट लग रहा है, ठीक है ना, पैरेलल टू द हाइट। लेकिन जो क्वेश्चन में बोला गया है वो पूछा है पैरेलल टू द साइड बी, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से जो वर्टिकल लोडिंग ना होके कुछ हॉरिजॉन्टल लोडिंग इस तरीके से लग रहा होगा पीछे की तरफ से। ये तो आपको स्ट्रेट वर्टिकल है लेकिन पीछे से कुछ इस तरीके से लोडिंग लग रहा होगा जो पैरेलल टू द विड्थ भी होगा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, अब जो हम जेड लिखेंगे, यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते थे इस केस में जब पैरेलल टू विड्थ डेप्थ बी होता था अपॉन आई एक्स एक्स अपॉन वाई, इस तरीके से हम लिखते थे जब ये पैरेलल टू एक्स एक्स पैरेलल टू डेप्थ एच हुआ करता था। लेकिन अब इस केस में जब पैरेलल टू विड्थ बी है तो उस केस में हम किस तरीके से लिखेंगे, आई वाई वाई डिवाइडेड बाई एक्स, किस तरीके से लिखा जाएगा। मान लो ये आपको कोई सेक्शन है इस तरीके से, दिस इज बी विड्थ, दिस इज एच, आपका इस तरीके से कोई लोडिंग मान लो इस तरीके लगा हुआ है सपोज पी। ओके, तो आप इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे वो इस एक्सिस के अबाउट वाई वाई एक्सिस के अबाउट आप लिखेंगे, ठीक है। और जो डिस्टेंस लेंगे वो आप लेंगे ये वाला एक्स। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो जेड इज इक्वल टू द आई वाई वाई बाई का मतलब हो गया आपका डी बी क्यूब बाई 12 हम जानते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में। डी जो रेक्टेंगुलर बार उसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है तो रेक्टेंगुलर के केस में होता है डी बी क्यूब बाई 12। तो यहाँ पे जो डेप्थ है वो आपका एच है, डी बी है आपका विड्थ बी, क्यूब डिवाइडेड बाई 12 अपॉन जो यहाँ पर एच है वो आपका बी बाई 2 है। ओके, इसके बाद जब आप ये सोल्व करेंगे तो ये आपका आता है z इज इक्वल टू द एच बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। ओके, ये आपका एक्सप्रेशन आता है जो आपका एच बी स्क्वायर बाई 6, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर ये वाला सी, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है फॉर दिस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। इसमें ये क्वेश्चन हमारा एनालाइज करने को आपको एक मेन मोटिव ये था, आपको पता होना चाहिए लोडिंग किस डायरेक्शन में लगा हुआ है। ऐसा ना हो कभी मान लो पैरेलल टू विड्थ भी बोला हुआ है क्वेश्चन में उसमें और आप सिंपल जेड बराबर आई वाई बाई वाई करके आप क्वेश्चन को डायरेक्टली कर दे तो वो उस केस में आपका ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो आप डायरेक्टली करते तो इसमें आपका आंसर आता बी एच स्क्वायर बाई 6, तो आप इसमें ऑप्शन नंबर बी लगाते, लेकिन अब आंसर आया आपका बी स्क्वायर बाई 6 तो इसलिए आपका आंसर सी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे आप गलती कर सकते थे, इसलिए यहाँ क्वेश्चन हमने आपको दिया है। फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लोडेड बीम द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन अगर एट अ डिस्टेंस the point of contraflexion occur at a distance where bending moment is minimum, bending moment is zero, change is sign
बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, शीयरिंग फोर्स इज मैक्सिमम। ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। मान लेते हैं हम एक सिंपल बेसिक एग्जांपल लेते हैं, क्या होता है जिससे आप एनालाइज कर पाओ। मान लो किसी आपका फिगर का इस तरीके का आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका फॉर्म हुआ है, ठीक है ना। दिस प्लस, दिस माइनस, दिस प्लस, इसे हम बोलते हैं जनरली रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन से जो हम ऊपर वैल्यू लेते हैं वो प्लस लेते हैं, रेफरेंस लाइन से नीचे वैल्यू लेते हैं माइनस। ओके, उसके बाद जब ये आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप है, जब ये प्लस से माइनस हुआ, ठीक है ना, तो आपको एक पॉइंट दिख रहा है, आपको एक पॉइंट दिख रहा है। ये पॉइंट जनरली हम बोलते हैं, दिस पॉइंट नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इस पॉइंट को बोला जाता है, ठीक है ना, दिस पॉइंट। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है बेंडिंग मोमेंट इज जीरो और चेंजेस साइन। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वो पॉइंट होता है जहां पर या तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जीरो हो या फिर साइन चेंज हो, जैसे प्लस था तो जैसे ये माइनस आ गया, ठीक है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब जैसे ही हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड टू हॉलो शाफ्ट बोथ हैविंग आउटसाइड डायमीटर डी एंड हॉलो हैविंग इनसाइड डायमीटर डी बाई टू इन टॉर्जन एन, ठीक है ना। तो अब हम क्या समझते हैं इस क्वेश्चन से। मान लो ये आपका इस तरीके का आपका कोई शाफ्ट है, इस तरीके का, इसका ये क्रॉस सेक्शन हम देख रहे हैं, इस पे टॉर्क लग रहा है टी, ठीक है। सपोज करते हैं टी दिया उन्हें, एक टी टॉर्क लग रहा है, ठीक है ना। अगर हम इसके, ये आपका आउटसाइड डायमीटर, इसका वैल्यू डी दिया हुआ है आपको, और अगर हम इसके इनसाइड डायमीटर की बात करें तो उसका वैल्यू जो है वो ऐसा है डी बाई टू है। इसे हम मान लेते हैं डी वन, इसे मान लेते हैं हम डी टू, आउटसाइड डायमीटर को डी टू, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं देखूं कि टोर्जन फॉर्मूला क्या होता है, बाय टोर्जन फॉर्मूला मैं जानता हूं टी अपॉन आई पी इज इक्वल टू द टो बाय आर, ये होता है। अभी भी स्ट्रेंथ पूछा तो मतलब शेयर स्ट्रेंथ होता है, शेयर का स्ट्रेंथ हम देखते हैं जनरली इन केस ऑफ टोर्जन, तो जो टाउ होगा वो जनरली होगा टी आर अपॉन आई पी। ओके, अगर मैं पैरेलल की बात करूं, मतलब एक होलो शाफ्ट है एक सॉलिड शाफ्ट है, मैंने आपको दोनों में एक में ही करके दिखा दिया है कि एक होल आपको अलग अलग मानना है कि एक होलो, एक तरफ एक सॉलिड है एक तरफ एक होलो शाफ्ट है। मैंने आपको एक ही डायग्राम में दोनों चीजें दिखा दी हैं जिससे आप थोड़ा एनालाइज कर पाओ, ठीक है ना। उसके बाद इस तरह का फिगर है नहीं, लेकिन हमने आपको दोनों चीजें एक ही डायग्राम में समझाया, ठीक है। तो उसके बाद तो हम क्या देखते हैं कि अगर मैं टाउ वन अपॉन टाउ, ये आपका टाउ आ चुका है, अगर मैं टाउ वन अपॉन टाउ टू का वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो वो हमारा वैल्यू आता है हमारा डी बाई टू अपॉन पाई बाय 64 डी फोर अपॉन डी बाई टू अपॉन पाई बाय 64 डी की पावर 4 माइनस डी बाई टू का पावर 4। ओके, ये आपका वैल्यू आता है। जब आप इसे सोल्व करते हैं, ये आपका ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो ये ऊपर जाएगा और यहाँ से डी बाई फोर कॉमन लेके ये डी बाई, इसका एक डी बाई फोर इसे काट देगा, तो ये वन, ये यहाँ पर आपका वैल्यू बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 16। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 माइनस 1 अपॉन 16, जो आपका आता है 15 अपॉन 16। ओके, so D is the correct answer for this question. Okay. फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में पूछा हुआ है द रेशियो ऑफ इलोंगेशन ऑफ ए कॉनिकल बार ड्यू टू इट्स ऑन वेट एंड डेट ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार ऑफ द सेम लेंथ इज 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। ओके, अगर मैं इस क्वेश्चन का बात करूं
तो इसे मैं थोड़ा देख लेते हैं। हम जानते हैं, मान लो ये आपका कोई बार है इस तरीके का, ये आपका कोनिकल बार है, ठीक है ना, और हमें सेल्फ वेट का इफेक्ट इसमें कंसीडर करना है। सिमिलरली एक प्रिज्मेटिक बार है आपका इस तरीके का, उसी लेंथ का, जिस लेंथ का ये एल है उसी लेंथ का ये एल है, ठीक है ना। तो इस और प्रिज्मेटिक बार है, ठीक है ना। तो हमें कैलकुलेट करना है कि क्या रेशियो, इलोंगेशन का रेशियो होगा। इसे हम 1 मान लेते हैं, इसे हम 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसे जो भी इलोंगेशन इसमें हो रहा होगा फर्स्ट फिगर में, उसमें मैं शो करूंगा डेल्टा L1 से, तो जो सेकंड में हो रहा है उसे शो करूंगा डेल्टा L2 से, ठीक है ना। अब हम क्या देखते हैं कि जो डेल्टा L1 होता है वो जनरली होता है हमारा ड्यू टू द सेल्फ वेट इन कोनिकल बार लैम्डा L²/6 EI एंड डेल्टा L2 प्रिज्मेटिक बार के केस में जो सेल्फ इलोंगेशन होता है, सेल्फ वेट की वजह से इलोंगेशन, वो होता है हमारा लैम्डा L²/2 EI। ओके, देन कैंसिल आउट EI, तो ये आपका 1/3 हो जाता है। लैम्डा यहाँ पे जो होता है वो होता है यूनिट वेट, ठीक है ना। लैम्डा का हमारे यहाँ पे मतलब होता है, लैम्डा यहाँ पर हमारा होता है यूनिट वेट, ठीक है ना। और एल होता है लेंथ ऑफ द जो भी हमारा बार है उसका। ई और आई जो होता है, ई होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, एंड ऑल्सो एक क्वेश्चन इसमें एक और पूछ लिया जाता है, इसमें आया तो मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कि व्हाट इज ई आई। जो यहाँ पे ई आई आ रहा है ये क्या होता है। ई आई हमारा जनरली होता है फ्लेक्सुलर रिजिड। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये चीज जरूर पूछी जाती है कि भाई ई आई का क्या मतलब है, फ्लेक्सुलर रिजिडिटी क्या होता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, a 3-hinge arch is said to be statically determinate structure, statically indeterminate structure, a bent beam, none of these। जनरली जो 3 hinge arch होता है वो कुछ इस तरीके का आपका होता है, ठीक है। यहाँ पे एक हिंज होता है आपका, दिस इज नोन एज इंटरनल हिंज। ओके, अगर मैं आपको इसे कंसीडर करूं, ये मैं R1 मान लेता हूँ, ये पॉइंट मान लेता हूँ, ये मैं B पॉइंट मान लेता हूँ। दिस इज R1 एंड दिस इज R2, ठीक है। दिस इज दोनों मैं H ही मान लेता हूँ अभी तो, क्योंकि सेम लेवल पर है। अगर डिफरेंट लेवल पर होते तो H1 और H2 में मुझे मानना पड़ता, ठीक है ना। अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ टोटल कितने अननोन है। यहाँ मेरे पास एक तो R1 अननोन है, एक R2 अननोन है एंड एक H अननोन है, ठीक है ना। तो टोटल मेरे पास 3 मेरे पास है अननोन, एंड मेरे पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है वो मेरे पास है 3 मेरे पास अननोन है, एंड नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, मेरे पास 2 तो है मेरे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन, सिग्मा Fy0 फॉर योर कंसिडरेशन हम इन्हें HA और HB मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 अननोन हो जाते हैं, ठीक है ना, फॉर अ टाइम बीइंग 4 मेरे पास यहाँ अननोन हो जाते हैं। और जो मेरे पास इक्वेशन है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन वो 3 हो जाती है, ठीक है ना। सिग्मा Fy0 सिग्मा Fx बराबर 0, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था क्योंकि HA बराबर HB मुझे पता था कि यहाँ पर HA बराबर HB हो जाएगा, तो वो दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो ये आपका समेशन Fx 0 हो गया, एंड एक होता है समेशन मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। ये आपको 3 इक्वेशन आपके पास है, ठीक है ना, लेकिन आपके पास 4 अननोन है। तो आपको एक को इक्वेशन और नोन है, वो है आपका इंटरनल हिंज का, ये आपका जो कि नॉन इक्वेशन है, दिस इज नॉन कंडीशन, दिस इज नॉन कंडीशन। ओके, तो ये नॉन कंडीशन होने की वजह से आपके पास 4 अननोन थे, 1 2 3 4, और 4 ही आपके पास इक्वेशन हो गई, सिग्मा Fx 0 सिग्मा Fy 0 एंड मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट 0
एंड ये नोन कंडीशन। तो 4 इक्वेशन, 4 अननोन, तो टोटल आपका आ जाता है 0, ठीक है ना। दिस इज अ स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, सो 3 हिंज आर्क इज एन स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ओके। सिमिलरली अगर हम टू हिंज आर्क की बात करें तो वो हमारा होता है स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर ऑफ 1 डिग्री। क्या याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में कि भाई टू हिंज आर्क क्या होता है या कितना स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है, कितने डिग्री का, तो वो होता है 1 डिग्री का, ठीक है ना। क्योंकि तुम्हें ये इंटरनल हिंज आपका कंडीशन गिवन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपका गिवन ना होने की वजह से आपको, आपके पास अब कितने अननोन हो जाएंगे टू हिंज आर्क के केस में, 1 2 3 4, 4, और आपके पास कंडीशन 3 ही रहे तो 4 - 3 करने पे आपको 1 मिलता है। तो इसलिए आपको स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर ऑफ विद डिग्री 1 डिग्री, ओके। अगर मैं इस क्वेश्चन का बात करूँ, में पूछा हुआ है द डिफ्लेक्शन ड्यू टू अ कपल एम एट द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम लेंथ एल इज, ठीक है ना। डिफ्लेक्शन पूछा हुआ है, सपोज दिस कैंटिलीवर बीम, वन हैंड फिक्स्ड अनदर हैंड फ्री, ठीक है। इस पे आपके फ्री एंड पर, एट द फ्री एंड आपको एक कपल लगाया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड एम है। उसके बाद आपसे पूछा हुआ है कि फ्री एंड पर कितना डिफ्लेक्शन होगा। अगर मैं देखूं तो ये जो बीम होगा आपका, ये इस तरीके से आपका बेंड करेगा, ओके, इस तरीके से आपका बेंड करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट इसके फ्री पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो वो टेंजेंट अगर मैं हॉरिजॉन्टल से देखूं तो जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा स्लोप थीटा। अगर मैं मतलब ये हुआ कि अगर मैं बीम पर आपका हॉरिजॉन्टल एक टेंजेंट ड्रॉ करूं एंड उसका इंक्लिनेशन देखूं विद द हॉरिजॉन्टल, वो आपका हुआ स्लोप विद रेस्पेक्ट टू दैट पॉइंट, ओके। तो और ये जो आपका जितना भी डिफॉर्मेशन आपका हुआ है फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, ठीक है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये आपका होगा डेल्टा, दिस इज नोन एज डिफॉर्मेशन या फिर डिफ्लेक्शन। तो डेल्टा इन केस ऑफ एट फ्री एंड, दिस इज पॉइंट ए मान लेते हैं। डेल्टा ये पॉइंट ए पर होता है, मान लो कोई यूनिट, कोई अगर हम मूवमेंट अप्लाई करें एट द फ्री एंड, वो उसका वैल्यू होता है हमारा ml स्क्वायर बाई 2ei, एंड स्लोप एट पॉइंट ए जो होता है वो होता है हमारा जनरली ml अपॉन ei। जनरली ये जो आपके इंजीनियर से, ये भी आपसे इंजीनियर रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं, में ये वैल्यू आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि भाई स्लोप का वैल्यू बताओ, डिफ्लेक्शन का वैल्यू बताओ। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिन्हें आप याद रखें। जैसे अगर आपको यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लोड लगा देता, यूडीएल लगा देता, या फिर सिंपली सपोर्टेड केस हैं, या फिर यूनिफॉर्मली बेयरिंग का केस है, तो ये आपके 8-10 केस हैं, तो इनके आप सारे आप रिकॉल रखिएगा, डिफ्लेक्शन का वैल्यू एंड स्लोप का वैल्यू, ये आपसे एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और इसके लिए मैं थोड़ा डीप में ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा आपका टाइम ज़्यादा ले लेगा। तो जैसे आपका होता है मोमेंट एरिया मेथड, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो होता है मोमेंट एरिया मेथड। वो थोड़ा टाइम कम लेता है लेकिन कहीं ज़्यादातर इसे यूज़ करते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना, मोमेंट एरिया मेथड। ये होता है आपका मैकॉले मेथड, और एक होता है आपका कंजुगेट बीम मेथड। ठीक है, तो जो मूवमेंट एरिया मेथड हुआ एंड मैकॉले मेथड, जनरली मूवमेंट एरिया मेथड को हम जनरली यूज कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी फॉर्म हो जाता है बाय मोमेंट एरिया मेथड। लेकिन जो आपके कन्वेंशनल क्वेश्चन जो कि एसएससी जेई पेपर 2 में आएंगे, ठीक है ना, तो वो उसके लिए हम जनरली यूज करेंगे कंजुगेट बीम मेथड या फिर मैकॉले मेथड। लेकिन उसमें भी हम कंजुगेट बीम मेथड जो होगा उसे ज़्यादा प्रीफरेंस देंगे, ये ज़्यादा अच्छा होता है मेथड। इस पर आप अपनी कमांड बनाइएगा कंजुगेट बीम मेथड पे। इसका वीडियो लेक्चर हम आपको बाद में प्रोवाइड कराएंगे। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द शेप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ओवर देयर लेंथ ऑफ अ बीम हैविंग नो एक्सटर्नल लोड इज ऑलवेज। अगर मान लो कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लगा हुआ है आपके बीम पर, ठीक है ना, तो उस केस में हमारा जो लोडिंग का डायग्राम होगा बेंडिंग मोमेंट होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा उसका शेप किस तरीके का होगा। हम जानते हैं जो हमारा शेप होता है, जैसे मान लो एन है,
कोई लोडिंग नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, तो उस केस में हमारा सिंपल किसी बीम पर स्ट्रेट हमारा स्ट्रेट लाइन शो करेगा, ये होगा लोडिंग डायग्राम। n+1 होगा हमारा शीयर फोर्स डायग्राम के लिए, शीयर फोर्स डायग्राम के लिए, ओके। और जो हमारा n+2 होगा वो होता है हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, ओके। तो जैसे ये आपका ये वाला केस है, इसमें आपका कोई लोडिंग लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर पुट कर दो n का वैल्यू 0। कोई लोडिंग नहीं है, अगर लोडिंग होता, सपोज पॉइंट लोड लगा हुआ होता, तो मैं यहाँ पर 1 पुट कर देता, ओके। तो यहाँ पर कोई लोडिंग नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर 0 आई विल पुट एन इट हियर एज 0। उसके बाद ये आपका वैल्यू आपका हो जाता है 0। दोस्तों एक बार हमें दोबारा अगेन ट्राई करते हैं, ओके। थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ये क्वेश्चन में क्या है, तो शेप बतानी है हमें, ठीक है, लीनियर पैराबोलिक क्यूबिक एंड सर्कुलर, ठीक है ना। तो जो 1 डिग्री का आपका शेप होता है वो जनरल होता है लीनियर होता है, 2 डिग्री पैराबोलिक एंड 3 डिग्री क्यूबिक पैराबोला, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर लीनियर पूछा गया है, यहाँ होगा आपका 1 डिग्री, दिस 2 डिग्री एंड दिस 3 डिग्री, ठीक है ना। तो जो बेंडिंग मोमेंट आपका डायग्राम जो होता है, जब कोई लोडिंग नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, उस केस में हमें देखना है। तो उस केस में आपका जो शियर फोर्स डायग्राम होगा, अगर मैं शियर फोर्स डायग्राम का बात करूं, तो ड्यू टू वो कुछ इस तरीके से आपका शेप आएगा, ठीक है ना, फोर शियर फोर्स डायग्राम। और अगर मैं उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का बात करूं, एक जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना, ये आपका एग्जांपल है, तो वो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा इस तरीके, ठीक है ना। तो जब भी कोई लोडिंग नहीं लगा हुआ होगा तो क्या शियर फोर्स डायग्राम से वो 1 डिग्री ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 1 डिग्री। सिमिलरली अगर मान लो कोई लोड लगा हुआ होता, ये तो आपका फॉर नो लोडिंग कंडीशन, नो लोडिंग। अब मान लो आपका लोड लगा हुआ होता, मान लेते हैं आपका ये इस तरीके का है, तो आपका ये पॉइंट लोड लगा हुआ है। इस केस में अगर मैं बात करूं, तो इस केस में आपका जो कंडीशन आपका होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जो आपका शेप होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये आपका ये इस तरीके से आपका होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ओके। हाँ, केवल सिंपली एक बात याद रखिए, n+1 एंड n+2। इस क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन उन्होंने गलत दिया हुआ है, लीनियर पैराबोलिक क्यूबिकल एंड सर्कुलर, ठीक है ना। तो इसमें जो एक ऑप्शन इन्होंने इन्हें देना चाहिए था, वो देना चाहिए था 0 लोडिंग, ठीक है ना। इस तरह का कोई ऑप्शन देना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं दिया है। लेकिन अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमारा जो इस तरह के क्वेश्चन जनरली आ जाता है एग्जाम में कि जिसका कोई सॉल्यूशन ना बैठ रहा हो, तो उस केस में हम इसका आंसर लीनियर कह के आगे बढ़ जाएंगे, ओके। क्योंकि इसमें और कोई आंसर आप फिलअप नहीं कर पाएंगे, तो आपको फिलअप तो करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको इसमें लीनियर लेना पड़ेगा। तो लीनियर जनरली होता है आपका स्ट्रेट लाइन के केस में, और ये आपका इस तरह का कोई मान लो ये आपका इस तरह ये जो कंडीशन हमने बताया था, ये भी आपका पॉइंट लोड के केस में था इस तरीके का, जब आपका पॉइंट लोड कोई पी लग रहा हो, ठीक है ना। तो ये आपका कंडीशन, ये दोनों आपका लोडिंग की कंडीशन। अगर अनलोडिंग कंडीशन होगा तो उस केस में आपका लीनियर नहीं आएगा, लेकिन आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपका इस तरीके को ही आता है, ठीक है ना, तो आपको उसमें लीनियर पे टिक करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, ओके। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि पॉइंट लोड इस पे लगा हुआ है, पॉइंट लोड के केस में आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वैल्यू, एंड अगर मान लो कोई यूडीएल लगा हुआ है, उसके केस में आपको पैराबोलिक मिलेगा। और मान लो कोई यूवीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, उस केस में आपको मिलेगा क्यूबिक पैराबोला, ठीक है ना। तो ये थोड़ा क्वेश्चन के ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ऐसा एग्जाम में अधिकतर हो जाता है। फ्रेंड अगर हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अ बीम ऑफ लेंथ एल pinned at both ends and is subjected to a concentrated bending couple of m at the center, the maximum bending moment in the beam. Suppose there is a beam m का यहाँ पर आपका कपल लगा हुआ है एट इट सेंटर, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका बात करूं,
ये आपका क्लॉकवाइज आपका कपल लगा हुआ है, तो इसे रजिस्ट करने के लिए जो आपका रिएक्शन लगेगा, ये आप हम L/2 मान लें, तो इसे ये आपका क्लॉकवाइज लगा हुआ है, तो एक कपल इसे जो बैलेंस आउट कर रहा होगा वो M/L, और इस डायरेक्शन में भी M/L, ठीक है ना। इस तरह से लगेगा, क्योंकि ये आपका क्लॉकवाइज कपल बना रहा है, तो ये वाला और ये वाला करके क्या इसे इस तरह का कपल बना देगा, जो कि जिससे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा बैलेंस आउट रहेगा। ये M/L और ये M/L, तो M/L एंड M/L करके आपका बैलेंस आउट हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद आपका मैं आपको इसका SFD एंड BMD आपको शो करता हूँ। आई विल शो दिस SFD एंड BMD डायग्राम। तो इस केस में आपका होगा, ये आपका होगा आपका नेगेटिव, ये आपका रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन से बिलो हम नेगेटिव मानेंगे, रेफरेंस लाइन से अबव पॉजिटिव मानेंगे। और मैं अगर आपको इसके BMD डायग्राम की बात करूं, तो वो आपका कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा। आपका यहाँ पर होगा आपका M/2, और यहाँ भी आपका M/2 होगा, ठीक है, ये माइनस ये प्लस। तो जो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है उसे हम कंसीडर कर रहे हैं पॉजिटिव, एंड होगिंग बेंडिंग मोमेंट को हम कंसीडर कर रहे हैं नेगेटिव। ओके, तो ये आपका केस है। तो इस केस में आपका जो आंसर हो जाता है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे पूछा हुआ है, तो वो आपका -M/2 प्लस M/2, सो B is the correct answer for this question. Okay. Friends, this is our website www.exam.in for current affairs and any upcoming engineering exam के आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। एंड न्यूज़पेपर लाइक द हिंदू, दैनिक जागरण एंड द इंडियन एक्सप्रेस। ओके, एंड द ऑनलाइन टेस्ट फॉर SC JEE स्पेशली फॉर सिविल के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और जो हम आपको जो भी प्रैक्टिस सेट होंगे एंड जो भी आपको हम ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो आपको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराएंगे। और टेक्निकल पार्ट जितना भी आपको होगा वो आपको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर की फॉर्म में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।